सिद्धार्थ, विकी। आज बताता हूँ तुम सबको कि कैरम चैंपियन कौन है। वैसे सिद्धार्थ भाई, आज आपको कैरम का आइडिया कहाँ से आ गया? बस आ गया यार, अभी भी कहता हूँ पबजी खेलते हैं, मां कसम मजा आ जाएगा। मेरे भाई, मौसम इतना खराब है, वाईफाई बंद पड़ा हुआ है, पबजी क्या घंटा खेलोगे? कोई नहीं यार, कैरम ही खेलते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। और वैसे भी ये गेम तो यादों में ही रह गया है। मां कसम ये कौन आ गया? ऐसे मौसम में कौन आ गया? विकी जरा देखो तो। वो सिद्धार्थ सर है क्या? मैं राघव। राघव? अरे राघव, आ जाओ अंदर आ जाओ। हेलो सर। हेलो। हाँ जिगर, कैसे? एक्चुअली सर बाहर मौसम बहुत खराब है और मेरी कार भी यही नीचे बंद पड़ गई, तो अचानक मुझे याद आया कि आप तो यहीं रहते हैं, तो सोचा क्यों ना आज रात यहीं गुजार लूं। अरे बिल्कुल सही सोचा। वैसे भी आज पूरी रात हम सब एंजॉय ही करने वाले हैं। पूरी रात कैरम खेलने का प्लान है, तो बहुत अच्छा किया तुम भी आ गए। फ्रेंड्स, ये राघव है, मेरी पिछली कंपनी में मेरे साथ था। और राघव, ये है मनीष। हेलो। ये है सूरज और ये है विकी। राघव, वैसे भी आज हम पूरी रात कैरम खेलने वाले हैं, चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। या सर। अरे राघव, बैठ जाओ। लेकिन यार मां कसम, ऐसे मौसम में चाय मिल जाती ना, मजा आ जाता। मैं बनाता हूँ ना, आप लोग कैरम खेलिए, तब तक मैं चाय बना लेता हूँ। वैसे भी मैं अच्छी चाय बना लेता हूँ सर। ठीक है, दूध फ्रिज में है और बाकी चीजें कबर्ड में रखी हुई हैं, कुछ जरूरत हो तो पूछ लेना। ओके सर। सर, हाँ, बोर्ड कहाँ है? ये देखो बगल में होगा। हाँ चलो। वैसे नहीं, सामने का। क्या सिद्धार्थ भाई, कुछ मजा नहीं आ रहा यार, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कैरम और इंटरेस्टिंग और खेलो। मैं तो पहले कह रहा था कि ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मारो यार। तुम क्या कह रहे थे मनीष की कैरम खेल की पुरानी यादें ताजा करते हैं? तो क्यों ना हम कुछ। हाँ, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना आज हम कुछ अपने पास्ट की ऐसी गलतियां बताएं
जिनको हम कभी फेस ही ना करना चाहते। हाँ, और जिसके लिए हम गिल्ट फील करते हैं। नहीं नहीं, ये आइडिया मुझे पसंद नहीं है। हाँ कसम, अब इस आइडिया को जिसने भी मना किया मैं उसे मां की कसम लगा दूंगा, और खास करके तुझको बता रहा हूँ मेरी मां नहीं है। ठीक है, बताते हैं अपनी गलतियां। अब आइडिया विकी का है तो विकी से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये बात उस समय की है जब मैं 16 या 17 साल का था। मेरी एक बहुत ही गंदी आदत थी, अपने घर से पैसे चुरा के अपने दोस्तों में उड़ा देता था। इससे तंग आकर पापा ने पैसे बगल वाले अंकल के घर में रखना शुरू कर दिया। अंकल के साथ हमारे काफी अच्छे रिश्ते थे, वो मेरे पापा के लिए काम करते थे। फिर उसके बाद मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं होते, और अचानक से इस तरह की पाबंदी ने मुझे पागल कर दिया था। उस वजह से ना मैं नशा कर पाता था, ना मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर पाता था। सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी मेरी। फिर एक दिन मैंने अपने कमीने दोस्तों के साथ मिलके एक प्लान बनाया, अपने बाप के पैसे को लूटने का, वो भी उस अंकल के घर से। और ठीक 2 दिन बाद एक देसी कट्टे के साथ मैं पहुंच गया उस अंकल के घर। मैंने दरवाजा खटखटाया, आंटी ने दरवाजा खोला। हालत तो मेरी भी बहुत खराब, लेकिन कैसे भी करके मैंने हिम्मत की और मैंने पूछा कि मेरे पैसे कहाँ हैं। आंटी कुछ समझ नहीं पाई, उसने बोला क्या? मैंने बोला मेरे बाप के पैसे कहाँ हैं। और जैसे ही मैंने ये बात बोली, जिस हाथ में मैंने कट्टा पकड़ रखा था वो मैंने सामने कर दिया। और फिर उसके बाद जो उस कट्टे को देख के उस आंटी की हालत हुई, उसकी सांसें उखड़ गई। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना डरा हुआ इंसान पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था मानो वो मर जाएंगी। और फिर उसी डर में कांपते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि विक्की बाबू, आपको जो चाहिए आप ले लो, आप अपने पैसे भी ले लो, मेरे कहने भी ले लो, लेकिन प्लीज आप मुझे मारना मत। और जैसे उन्होंने ये बात बोली, तभी मुझे एहसास हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और फिर मैंने ना पैसे लिए और ना ही आंटी के गहने। मैं चुपचाप वापस चला गया। मगर मेरे वहां से निकलते ही आंटी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। शाम को जब अंकल घर आए तो आंटी उनको मरी हुई मिली थी। सबको यही लगता है कि आंटी की मौत की वजह उनका दिल का दौरा है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि उनके दिल की दौरे की वजह मैं ही हूं।
मैं अभी भी वो अपनी गलती और उनका वो डरा हुआ चेहरा भूल ही नहीं पाता हूँ। चाय कैसी बनी है? अच्छी है, काफी अच्छी बनी है। थैंक यू। विकी ने तो शायद अनजाने में उस आंटी की जान ली, मगर मैंने जो गलती की उससे मैं अनजान नहीं था। ये बात उस समय की है जब मैं जीडी हॉस्पिटल में इंचार्ज था। किस पेशेंट को कब क्या देना है, कब ट्रीटमेंट शुरू करनी है, ये सब मेरे ही हाथ में था। उस शाम एक औरत अपने पति को एम्बुलेंस में लेकर आई थी। उसके पति की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हमने उसे एडमिट कर लिया। उस समय हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था, थोड़ी देर से आने वाले थे। तो मैंने उसको हॉस्पिटल के रूल के बारे में बताया। देखिए, पहले आपको यहाँ एडवांस फी जमा करानी होगी। उसने कहा कि प्लीज़ 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 आप मेरे पति का ट्रीटमेंट शुरू करिए, मैं अभी एटीएम से पैसे लेकर आती हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से चली गई। इसके बाद मैं भी अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गया, पर मैंने डॉक्टर को बताया नहीं उसके पेशेंट के बारे में, क्योंकि इसकी फीस ही नहीं सबमिट थी। उसको गए हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। शायद आसपास का एटीएम खराब था। फिर अचानक नर्स भागते भागते रही। उसने कहा कि उस पेशेंट की हालत खराब हो रही है, उसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी। चूंकि डॉक्टर राउंड पे गए हुए थे और उसकी फीस भी नहीं थी, तो मैंने उससे कहा ठीक है, 10 मिनट और रुक के देखते हैं, उसके बाद चालू कर देंगे। नर्स 5 मिनट बाद वापस आई और उसने मुझसे कहा कि उस पेशेंट की डेथ हो चुकी है। जब यह बात वो मुझसे बतला रही थी, उस पेशेंट की बीवी मेरी आंखों के सामने खड़ी थी और मैं उसके दिए हुए पैसे गिन रहा था। ये खबर सुनने के बाद तो मेरे हाथ पांव मानो जड़ हो गए थे। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने मुझे झकझोरते हुए कहा, ये लो फीस और मेरे पति के ट्रीटमेंट के लिए जो भी जरूरी है वो करो। मैंने धीमी आवाज में कहा कि अब इन रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। उसने मुझसे कहा कि जरूरत नहीं है का क्या मतलब? आपने मेरे पति का ट्रीटमेंट तो शुरू किया था ना। शायद ये बात वो समझ चुकी थी। फिर भी मैंने अपने दिल को मजबूत करके कहा कि सॉरी, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। ये बात सुनकर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। हॉस्पिटल के कुछ लोग उसको वहाँ से उठाकर लेकर गए। उसकी टूटी हुई चूड़ियों के कुछ टुकड़े मेरी डेस्क में बिखरे हुए थे, जो मुझसे सवाल कर रहे थे, जिसका जवाब आज भी नहीं है मेरे पास। ये मेरी लापरवाही थी। मैं चाहता तो बचा सकता था उस पेशेंट को। पेशेंट नंबर 505। यार, तुम लोगों ने तो मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। मुझे तो आज तक ये लगता था कि मैंने बहुत गलत किया उस लड़के और उस परमात्मा से। यार, तुम लोग की कहानी सुनना थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं। वैसे गलती तो मेरी भी छोटी नहीं थी। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में था। मेरे बैच में एक आशीष नाम का लड़का था जो पढ़ाई में भी तेज और लड़कियों में पॉपुलर भी। तो विकी भाई पढ़ाई में तेज, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन सिद्धार्थ भाई लड़कियों में पॉपुलर मैं नहीं देख सकता। और तो और उसने उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना ली जो मेरा प्यार था। अब इतने के बाद तो उसे सबक सिखाना बनता था। तो मैंने अपने कमीने दोस्तों को काम पर लगा दिया
मेरा ही एक दोस्त जो आशीष का रूममेट था, मैंने उससे कहा कि देख, आशीष के सो जाने के बाद किसी भी तरह आशीष का फोन मुझे ला कर दे। तो मेरे दोस्त ने ठीक वैसा ही किया। आशीष का फोन मेरे हाथ में आते ही मैंने अपने कॉलेज की सबसे सुंदर टीचर खुशबू मैम को बहुत सारे उल्टे सीधे मैसेज करना है। मैसेज सेंड होने के बाद मैंने मैसेज को डिलीट किया, फोन स्विच ऑफ करके अपने दोस्त को दे दिया और बोला कि देख, आशीष जैसा फोन रख के सोया था ना, वैसे ही जाते रहते, कहीं वो पकड़ा नहीं। लेकिन विकी भाई अगले दिन मैं कॉलेज ही नहीं गया, डर के मारे कि मैं पकड़ा न जाऊं। लेकिन उसके अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो जो खबर मैंने सुना उसने मुझे हिला कर रख दिया। आशीष को कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसके साथ निधि को भी, जो आशीष की गर्लफ्रेंड थी, और मेरा प्यार। चूंकि निधि और खुशबू मैम की बनती नहीं थी तो सबको ये लगा कि आशीष और निधि दोनों ने मिलकर काम किया, इसलिए दोनों को कॉलेज से निकाल दिया गया। मेरी वजह से निधि का पूरा 1 साल खराब हो गया। आशीष भी ये डिजर्व नहीं कर रहा था। मेरी गलती की सजा उसे मिली जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था। कभी कभी हम जोश में आके कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और हमें सोचना चाहिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसका असर हमारे अपनों पर भी होगा। आपने ऐसा क्या किया सिद्धार्थ सर जिसके लिए आपको भी गिल्ट है? मेरी कहानी थोड़ी अलग है। मैंने ना तो किसी को लूटने की कोशिश की और ना ही जोश में आके मैंने कोई गलती की। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो इन सारी गलतियों से कहीं बढ़ के है। क्योंकि मेरी कहानी किसी इंसान की नहीं, मेरी कहानी है मेरे सबसे प्यारे डॉगी भूरा की। भूरा के साथ मैंने एक और डॉगी पाला था जिसका नाम था शेरा। वो काफी निडर था, स्ट्रांग था, और शेरा भूरा का काफी ख्याल भी रखता था। लेकिन समय के साथ शेरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और भूरा बिल्कुल अकेला हो गया। हालांकि मैंने और मेरे परिवार ने भूरा को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। भूरा हमें अपने परिवार की तरह ही देखता था और हम भी भूरा को अपनी फैमिली मेंबर की तरह ही मानते थे। एटलीस्ट उस लेटर के आने के पहले तक तो मानते ही थे। लेटर? कौन सा लेटर? मेरा ट्रांसफर लेटर। मेरा ट्रांसफर हुआ था क्योंकि मुझे प्रमोशन मिला था। ये वही प्रमोशन था जिसका इंतजार मुझे काफी समय से था। सब कुछ अच्छा था, हम बहुत खुश थे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मुझे ये पता चला कि कंपनी ने जो मुझे नया घर दिया है उसमें पेट्स अलाउड ही नहीं। और मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को ये सोच के सॉल्व कर लिया कि मैं भूरा को वहां लेके जाऊंगा ही नहीं। इंसान अपने लालच में कितना स्वार्थी हो जाता है। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। घर का सारा सामान ट्रक पे चढ़ाया जा रहा था और भूरा वहीं खड़ा बड़ी अजीब निगाहों से सब कुछ देख रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर हम भी अपनी गाड़ी में बैठ गए। मैं भूरा को गाड़ी के शीशे में साफ साफ देख पा रहा था। वो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था। वो हमसे दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद फिर वो रुक गया और धीरे धीरे मेरी नजरों से ओझल हो गया।
हालांकि नए घर में जाने के 2 दिन बाद से ही मुझे भूरा की कमी खलने लगी थी और मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और फिर मैंने यह फैसला लिया कि मैं भूरा को वापस लेके आऊंगा, भले उसके लिए मुझे ये घर छोड़ना पड़े। और ये सोच के मैं कुछ दिनों के बाद भूरा को वापस लाने के लिए अपने पुराने घर गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पुराने घर के दरवाजे पे भूरा के नाखूनों के निशान थे। मैंने उसे आवाज लगाई, इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। जब पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि हमारे वहां से जाने के बाद भी वो कई दिनों तक वहीं बैठ के रोता रहा और फिर एक दिन वो कहीं चला गया और उसके बाद से आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। काश मैंने उस दिन उसे वहां नहीं छोड़ा होता। काश मैंने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया होता। इस बोझ से मैं मुक्त ही नहीं हो पाता। मैं कभी ये जान ही नहीं पाया कि भूरा के साथ आखिर क्या हुआ, वो कहां गया। माँ कसम आपने तो रुला दिया। कहानी तो खत्म हो गई और गेम भी। अब क्या? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है। राघव की कहानी। तुम्हारी क्या कहानी है राघव? मेरी कहानी? मेरी क्या कहानी सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे गिल्ट फील हो। मेरी कोई कहानी नहीं है सर। यार मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। यार नींद तो मुझे बहुत आ रही है। आज अच्छा लगा तुम सबों के साथ कैरम खेल के। चलो अब सोते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। राघव तुम चाहो तो सो सकते हो रूम में, एक्स्ट्रा मैट्रेस है। नहीं सर, मैं यही सो सकता हूँ। यहाँ सोफे पे? हाँ ठीक है, हाँ सर। चलो फिर सुबह मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट सर। गुड नाइट। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या? विकी, एम्बुलेंस को कॉल कर। विकी, एम्बुलेंस को कॉल करो। और पुलिस को भी।
आप सबों को मेरी कहानी सुननी थी ना, तो सुनो। रात में आप सबके जाने के बाद मैं बहुत बेचैन हो गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे कानों में आप सबों की कहानियां गूंज रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर आप लोग अपनी इन गलतियों को बहुत बड़ा मानते हो तो फिर मेरी गलती की सज़ा क्या होनी चाहिए। है, मैंने तो ऐसी गलती की है जिसकी माफ़ी पूरी दुनिया में नहीं है। पता है, मैंने उस माँ को वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ाया जिसने मुझे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था। और वही माँ जब बुढ़ी हो गई ना, तो मुझे और मेरी बीवी को बोझ लगने लगी। मेरी माँ ने अपने आखिरी दिन वृद्धाश्रम में अकेले काटे। पता है, मेरी माँ मुझे रोज याद करती थी, लेकिन मैं इतना स्वार्थी था कि अपने माँ को देखने तक नहीं गया। और मेरी माँ मुझे याद करते हुए चली गई वो। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि मैंने जो पाप किया है ना, इसके लिए मुझे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए आज जो कुछ भी कर रहा हूं ना, सिर्फ और सिर्फ अपने पछतावे की वजह से कर रहा हूं। इसमें आप सबका कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है।